हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर सेमेस्टर 3 के लिए कंपल्सरी हिंदी की चर्चा करेंगे हम, जिसमें सप्त एकांकी नामक पुस्तक है, जिसमें 7 एकांकी है। और हम यहाँ पर उस एकांकियों के प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अब उसके लिए हमें प्रश्न में प्रस्तावना, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी की कथा वस्तु और उपसंहार लिखना होगा। हम देखते हैं, अब इसके उत्तर के विषय में चर्चा करते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी के ऐसे प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं जिन्होंने एकांकी, नाटक, कविता जैसी अलग अलग विधाओं में कई कृतियाँ दी हैं। और इन्होंने मुख्य रूप से ऐतिहासिक एकांकी लिखे हैं, जिसमें सामाजिक और साहित्यिक विषयों को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक एकांकियों का निर्माण करने में इन्होंने भारतीय अतीत से घटनाओं को पसंद किया है, यानी कि अतीत की घटनाओं को पसंद किया है। पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर वर्मा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है। इसकी कथा वस्तु चंद बरदाई रचित पृथ्वीराज रासो से ली गई है। अब हम उसकी एकांकी देखें, कथा वस्तु देखेंगे। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी की कथा वस्तु शुरुआत होती है, गौर के किले में पृथ्वीराज कैद है। यहाँ से इस एकांकी का प्रारंभ होता है। कैद खाने में बंद पृथ्वीराज के हाथ सांकल से बांध दिए गए हैं। इस समय पृथ्वीराज का मित्र एवं महाकवि चंद पृथ्वीराज को मिलने आया हुआ है। पृथ्वीराज पर किए गए अत्याचारों के निशान देखते ही बनते हैं। पृथ्वीराज चंद से गौरी के अमानुषिक आचरण की व्यथा का वर्णन करते हैं। यहाँ पर पृथ्वीराज को चंद, जो कि उनका मित्र भी है और उनके सभा का एक महाकवि भी है, तो वह वहाँ पर उन्हें मिलने आया हुआ है। और उसके साथ पृथ्वीराज गौरी के बर्ताव की, उसने उनके साथ जैसा बर्ताव किया है, जैसा अत्याचार किया है, उसके विषय में बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान एक शक्तिशाली एवं बहादुर योद्धा है। 45 साल के होने पर भी उनका शरीर जैसे मानो वज्र सा बना हुआ है। शिकार करते समय जैसे बाघ के पंजे जैसा जो उनकी आंखें हैं वे है, किंतु वे यह गौर के जैसे अमानुषी अत्याचारी नहीं थे। इन्होंने, यानी कि गौर ने उन्हें अत्याचार करके, उनके साथ पशु जैसा व्यवहार करके उनके शरीर को निस्तेज बना दिया था। वे चंद से कहते हैं, यदि उस समय तुम होते तो तुम भी कांप जाते, तुम्हारी लेखनी कुंठित हो जाती। इस पृथ्वीराज के शरीर पर इतना अत्याचार देख लेने पर भी वह माता कहला सकती है। कभी घोषणा कर दो कि यह वसुंधरा माता नहीं पिशाचिनी है।
यानी वे यहाँ पर पृथ्वीराज चंद को कहते हैं कि मुझ पर इतना अत्याचार हुआ, फिर भी हमारी जो धरती माँ है वह देखती रही, तो यह माता कहलाने के लायक नहीं है। घोषणा करो कि यह वसुंधरा, यह धरती हमारी माता नहीं है, यह पिशाचिनी है। पृथ्वीराज को वह रात याद आती है जब उन्हें अपनी प्रेयसी संयोगिता का अभाव खलने लगता है। वे संयोगिता की याद में खोए हुए हैं। उसी समय गौर के 5 आदमी ने आकर गौर का संदेश सुनाया। वे जब संयोगिता की याद में खोए हुए थे, उस समय गौर के सैनिक आके उन्हें एक संदेश देते हैं और संदेश सुनाते हैं। गौर ने पृथ्वीराज की आंखें निकालकर अंधा बनाने की सूचना उन लोगों को दी थी कि यह उनका संदेश है। तो उन्होंने यह सूचना पृथ्वीराज को दी। पृथ्वीराज गौर की सूचना को राजनीतिक सिद्धांत के विरुद्ध बताकर इस बात का विरोध करते हैं। अब यहाँ पर पृथ्वीराज इस बात को, यानी कि पृथ्वीराज को अंधा बनाने की जो सूचना प्राप्त हुई है उसे राजनीतिक सिद्धांतों के विरुद्ध बताते हैं और इसका विरोध करते हैं। उस समय सैनिक का सरदार जो था वह पृथ्वीराज जैसे शहंशाह के मान सम्मान को कुचलता हुआ पृथ्वीराज को चुप रहने का आदेश देता है। यानी पृथ्वीराज यहाँ शहंशाह थे, राजा थे, और उनको जो पृथ्वीराज का गौर का सैनिक था वह चुप रहने के लिए कहता है और आदेश भी देता है कि तुम चुप रहो। दिल्ली और अजमेर को भौं से के संकेत से नचाने वाले चौहान को यह शब्द कांटों की तरह चुप गया। अब यहाँ पर पृथ्वीराज की ताकत का एक हमें एहसास हो, ऐसा कहा गया है कि जो पृथ्वीराज थे वे दिल्ली अजमेर को अपनी आँखों की इशारों पर, यानी कि अपनी भौं जो हमारे आँखों के ऊपर होती है जिसे हम आईब्रोज कहते हैं, तो उससे उसके इशारों पर वे नचाते थे। यानी दिल्ली अजमेर उन पर वे राज करते थे। उनका कहने का मतलब यह है कि वे यहाँ पर अपना इस तरह हुक्म चलाते थे कि जैसे वे भौं के संकेत से उन्हें हुक्म चला रहे हो, उन्हें नचा रहे हो। और उस राजा को यहाँ एक सैनिक के द्वारा चुप रहने का आदेश दिया गया। तो यह पृथ्वीराज को उनके अपमान जैसा लगा। यह शब्द उन्हें कांटों की तरह चुभ गए। यदि वे सोचते हैं कि यह बात दिल्ली में मेरे कानों में पड़ी होती तो, यानी कि कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर उनके कानों में यह बात पड़ी होती तो वे इसका विरोध करते यानी उस व्यक्ति के साथ वे क्या करते वह उन्हें पता नहीं है। यानी कि ऐसा होने ही नहीं देते वहाँ पर उनके साथ। पृथ्वीराज के कड़े विरोध के बावजूद भी सबने मिलकर उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ पैर बांध दिए। एक क्षण में 2 गरम सूजे पृथ्वीराज की आंखों के पास आ गए। यहाँ सूजे यानी गुजराती में कहे तो सलिए। यह जो सूजे है वह सैनिक उनके पास ले आए। वे जब विरोध कर रहे थे तो उन्हें बांध दिया, उनके हाथ पैरों को बांध दिया गया। उन्हें
चुप रहने का आदेश दिया गया और एक ही क्षण में दो गर्म सूजे यानी सलिए पृथ्वीराज की आंखों के पास आ गए। धीरे धीरे उसकी गर्मी उनके का एहसास उनकी आंखें करने लगी। उस समय पृथ्वीराज को याद आता है संयोगिता ने एक बार इसी प्रकार धीरे धीरे अपने मुख को समीप लाते हुए उनकी आंखों को चूमा था। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो सैनिक थे उन्होंने उनकी आंखों में दो जो गर्म सूजे लाए थे वह डाले। तब उन्हें पृथ्वीराज को तब संयोगिता का प्रेम याद आ गया। उस समय उन अधरों की मादकता जो थी वह इसी प्रकार धीरे धीरे आती हुई उन्हें जान पड़ती थी। गोरी के आदमियों ने उन गर्म सूजों से पृथ्वीराज की पलकों को छेद डाला और उनकी पुतलियों को जलाकर नष्ट कर दिया। यानी अंदर आंखों तक वे गर्म सूजे उन्होंने डाल दिए। जिन अतृप्त आंखों में सौंदर्य सुधापान की मादकता थी, संयोगिता की मूर्ति थी, अब वे आंखें पृथ्वीराज के पास नहीं थी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिन आंखों से उन्होंने यानी कि पृथ्वीराज ने संयोगिता को देखा था और जिन आंखों में पृथ्वीराज की जिन आंखों में संयोगिता की मूर्ति थी वह अब नहीं है और वे आंखें ही नहीं है। अब जिन आंखों से यानी आगे जैसे कहा कि अपनी भौं से वे राज कर रहे थे या रण क्षेत्र में जिन आंखों से वे लोहा बरसा रहे थे वे आंखें अब निकाल दी गई। लोहा बरसाना यानी कि आंखों के द्वारा यह क्या उनकी ताकत का अंदाजा ताकत का सामने वाले को एहसास कराना। वे जयचंद के विश्वासघात में जल गए। यहाँ जयचंद कौन है? तो जयचंद पृथ्वीराज का मौसेरा भाई था। तो वह उनके साथ धोखा करता है और इसी कारण गौर से वे हार चुके हैं और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जयचंद के विश्वासघात में यह आंखें जल गई। पृथ्वीराज को चंद के महाराज बुलाने पर भी ऐतराज है। अब यहाँ पर चंद जो मिलने आया है वह उन्हें महाराज कहता है, इस पर भी पृथ्वीराज को ऐतराज है। वे इस ऐतराज को इस सम्मान को ठुकराते हुए कहते हैं कि वह अब महाराज नहीं मगर एक कैदी है और इस अवस्था में गौर के कब्जे में जीना उन्हें पसंद भी नहीं है। चंद उन्हें तसल्ली देते हुए कहते हैं कि आपका शरीर कैदी है, आपकी आत्मा थोड़ी। अब यहाँ पर यह बात है कि जब तक हमारी आत्मा ने हार नहीं मानी तब तक हम किसी से हारते नहीं हैं, चाहे हम शरीर से क्यों ना हारे हो। मगर यहाँ पर चंद यह कहते हैं कि आपकी आत्मा कैदी नहीं है। मुझे विश्वास है आपकी आत्मा कैदी नहीं हो सकती। शेर पिंजरे में बंद रहने पर भी शेर ही कहलाता है। अब यह जो बातें थी वह चंद महाराज पृथ्वीराज को कह रहे थे कि आप अपनी आत्मा से कभी हार नहीं सकते। आप शेर हैं। शेर को पिंजरे में बंद करने पर भी कोई शेर बदल नहीं जाता, वह शेर ही रहता है। और इसी तरह आप भी शेर हो। आपको पिंजरे में गौर ने बंद किया तो उसका मतलब आप बदल गए ऐसा नहीं है, आप शेर ही है। और इसीलिए
मुझे विश्वास है कि आपकी आत्मा कैदी नहीं है। चंद के शब्दों से पृथ्वीराज को शीतलता नहीं मिलती, यानी पृथ्वीराज उससे संतुष्ट नहीं होते। पृथ्वीराज अब यह जो जिंदगी है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और इसीलिए वे अपने प्राणों को त्याग करना चाहते हैं और यह वे प्राणों का त्याग करना चाहते हैं और इसीलिए चंद से तलवार मांगते हैं। और इस समय चंद के पास तलवार भी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गौरी के हुक्म से दरवाजे पर चंद की तलवार ले ली गई थी। पृथ्वीराज चौहान के मतानुसार वीरों का प्राण ही तलवार होती है। चंद अपनी तलवार दरवाजे पर छोड़ आए हैं तो वह निस्तेज प्राणहीन होकर ही उपस्थित हुए हैं। पृथ्वीराज को कोई मदद नहीं कर सकता। चंद स्वयं पृथ्वीराज जैसे शेरदिल शहंशाह की दिनहीन हालत देखकर दुखी हो गए। वे उनकी यह हालत देखने के लिए अक्षम थे। वे सक्षम नहीं थे कि पृथ्वीराज को इस हालत में देख सके। इसीलिए वे अपनी छाती में छिपाकर रखी कटार को निकालकर स्वयं का प्राणांत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि वे स्वयं, यानी चंद स्वयं पृथ्वीराज की ऐसी हालत नहीं देख पाने के कारण स्वयं अपने प्राण त्यागने को तैयार होते हैं और तलवार वे भले ही गौर के सैनिकों ने ले ली हो, मगर अपनी छाती में छिपाकर एक कटार, छोटा सा खंजर लेकर आए थे और वो निकालकर खुद अपने प्राण लेने को तैयार हो गए। इतने में गौरी आ जाता है और गौरी चंद की जो मालिक के प्रति वफादारी है वह देखकर खुश हो जाता है और इनाम मांगने को कहता है। तो गौरी पृथ्वीराज पर व्यंग भी वहाँ पर करता है। चंद मुस्कुराकर गौरी को उत्तर देता है, पृथ्वीराज शब्दवेदी तीर चला सकता है, कल आप अंधे वीर की तीरंदाजी देख ले, यही मेरा इनाम होगा। गौरी चंद की बात को स्वीकार लेता है। यहाँ पर पृथ्वीराज की वीरता के विषय में चंद गौरी को कहना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि पृथ्वीराज कैसे वीर है। दूसरे दिन अंधे पृथ्वीराज की तीरंदाजी देखने के लिए वह तैयार हो गया। वैसे भी वे कहते हैं कि अब मिलने का वक्त पूरा हुआ है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। दूसरे दिन पृथ्वीराज को वे परास्त हुआ देखना चाहते हैं और इसीलिए रात को अख्तरराम के सैनिक को 11 बजे पृथ्वीराज की आंखों में नींबू डालने का और मिर्च डालने का आदेश देते हैं। और पृथ्वीराज के लिए गौरी का जो यह आदेश आया हुआ था, यह आदेश की पूर्ति में लग जाते हैं और पृथ्वीराज यहाँ पर गौरी को आदेश देते हैं कि तुम मुझे सलाम करके जाना, मैं बादशाह हूँ। अब देखिए यहाँ पर अब पृथ्वीराज के अंदर का जो शहंशाह या शेर जो था वह जाग चुका है और जिसने चंद को आते समय यह कहा था कि मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं शहंशाह नहीं हूँ, मुझे सलाम मत करो, मुझे ये सम्मान मत दो, वही यहाँ अंत में आपको दिखेगा कि उसका अंत यह हुआ है
कि वह अब अपने आत्मा से वापस उस प्रकार की हिम्मत पा चुके हैं, और इसीलिए वह गौरी को कहते हैं कि तुम जाते समय, वे बंदी है उसके, फिर भी उसे कहते हैं कि तुम जाते समय मुझे सलाम करते जाना, मैं बादशाह हूँ। और गौरी व्यंग में उसे यानी कि पृथ्वीराज को सलाम करते हुए चंद के साथ निकल जाते हैं, और यहाँ पर यह एकांकी पूर्ण होती है। उपसंहार के रूप में हम यह कह सकते हैं कि यह एक चरित्र प्रधान एकांकी है। एक छोटा सा प्रसंग जो है उसे लेखक ने अपनी कुशलता से नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया है। कथानक सुसंगठित तथा पूर्ण है। कथानक का जितना आरंभ जितना मार्मिक होता है, अंत उससे भी अधिक हृदय स्पर्शी है। इसमें यानी इस कथा में विदेशी शासक की क्रूरता तथा भारतीय शासक की वीरता का हमें वीरता दिखाई गई है। यह यहाँ पर पूर्ण हुआ।